प्यारे बच्चों, हम संख्याओं के साथ खेल रहे थे, जो कि हमारी कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय है। और हमने इसमें सीखा था कि गुणज किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, साथ ही साथ इनकी तुलना करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी हल किया था। इसी क्रम में आज हम विभाज्यता की जांच करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे विभाज्यता की जांच क्या होती है, तो ये गुणनखंड निकालने की सबसे सरल विधि है, और वो भी उन संख्याओं की जो बहुत बड़ी होती हैं। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये आप जब मैं आपके सामने एक समस्या रखूंगी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। और विभाज्यता की जांच होता क्या है? विभाज्यता की जांच मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा नियम है जिससे पहचान की जाती है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का पूरा भाग जाता है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 3060 ये कोई अंक है, मान लीजिए दिए हैं, ठीक है, और मैं चाहती हूँ इनकी कुछ इस तरह से पैकिंग करूँ कि पूरे दिए पैक में हो जाएं, कोई भी दिया शेष नहीं रहे, अर्थात हर पैकिंग में बराबर दिए रखे जाएं। याद कीजिए पूर्व में जब हमने ये पाठ पढ़ना शुरू किया था तो हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी सीमा की, और सीमा के पास उस वक्त कितने फूल थे? 12 फूल थे, याद है ना आपको। तो उन 12 फूलों को हमने जब देखा था कि किस प्रकार से इसके गुलदस्ते बनाए, कुछ याद आ रहा है ना। तो गुलदस्ते बनाने के लिए हमने क्या किया था, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का पूरा भाग दे करके देखा था किसका पूरा भाग जा रहा है, वो उसके गुणनखंड थे, ठीक है ना। लेकिन 12 बच्चों उस टाइम बहुत छोटी संख्या थी, और अब जो मैंने संख्या उठाई वो 3060, और हो सकता है इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, और फिर हमें पता लगाना हो कि इसमें किसका पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अर्थात अगर हम पूरे भाग की बात करें तो उसका गुणनखंड है या नहीं, एक ही बात होती है ना। और साथ ही साथ इसको हम इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में कि इसके किस तरह से पैकिंग की जाए कि पूरे दिए काम में आ जाए, कुछ शेष ना रहे। अब शेष तो आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चों की लगा दें, नहीं, हम बराबर पैकिंग की बात करें। अर्थात अगर एक पैकेट में मैंने 2 दिए डाले हैं तो दूसरे पैकेट में भी 2 दिए, तीसरे में भी 3 दिए, आ रही है ना बात समझ में। बराबर दिए, 4 डालें तो बराबर। अब बात आती है कि बराबर दिए किस तरह की पैकिंग हो सकती है, तो उसके लिए हमें भाग देकर देखना होगा। अब अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर हम एक संख्या का भाग देंगे, जैसे 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो छोटी संख्या थी, हमने कर लिए थे। अब संख्या ये है और हो सकता है अगली बार और संख्या बड़ी आ जाए, तो भाग देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार देना हर संख्याओं का। तो ऐसे में हमें विभाज्यता की जांच वाले नियम जो होते हैं हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। और आप जब इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम कई जगह बिना भाग दिए भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें इस संख्या का पूरा भाग जाने वाला है या नहीं। तो आपको लग रहा है ना कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसलिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इस जब टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 2 से विभाज्यता की, ठीक है। तो 2 से विभाज्य की बात हम पूर्व में कर चुके हैं कि जिन संख्या में इकाई के अंक पर पीछे की तरफ 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, उनमें 2 का पूरा भाग जाता है, याद है ना आपको। क्योंकि 2 के पहाड़े में होता क्या, 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, यानी कि पीछे 0 आ गया। फिर 12, 14, 16, 18, 20, हम सारी ये चर्चा कर चुके हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8, 0, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 हो इकाई के स्थान पर, ठीक है ना। इकाई के स्थान पर, केवल इकाई के स्थान पर देखना, और कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और अगर वहां पर पे ये 5 अंक हैं तब तो 2 का पूरा भाग जाने वाला है, ठीक है ना। और ये 5 अंक जहां होते हैं उसे हम सम संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना, कैसे भी समझ लीजिए। अर्थात अंतिम अंक सम हो या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो 2 से विभाज्य होती हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ इकाई के स्थान पर कौन है, 7 है, तो 2 का पूरा भाग नहीं जाने वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, और 0 हमारे पास में कहता है कि पूरा भाग जाएगा, यानी कि 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5974, इसमें भी इकाई के स्थान पर 4 है, और 4 कहता है कि 2 से विभाज्य है, ठीक है। चलते हैं अगले क्रम में, जो कि है निश्चित तौर पे अब आप समझ गए होंगे हम किससे विभाज्यता चेक करने वाले हैं, 3 से। 2 से तो सरल रहा ना हमें, तो अगले कदम है हमारा 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता में क्या करते हैं, क्या हमें 3 से भाग देना होगा? नहीं, हम उससे भी सरल काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जो भी संख्या दी गई होगी उसमें प्रत्येक अंकों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होगा उसमें जांचेंगे कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। जैसे देखिए यहाँ पर पे मैंने बताया था कि 7221 है, ठीक है। तो यहाँ पर पे कुल कितने अंक हैं, 4 अंक है, 7, 2, 2, 1, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ा तो कितना मान आया, 12। और 12 को भी अगर हम 12 में 3 का भाग जाता है,
जाता है ना, हम 3 से विभाज्यता की बात जांच करें तो 3 से ही भाग दे के देखेंगे। तो 12 में चूंकि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, चाहे कुछ भी उत्तर आ रहा है, वैसे तो पता है 12 में 3 का भाग देने पे कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भाग इस पूरी संख्या में भाग जाएगा, ठीक है ना, यानी कि हम 3 की पैकिंग बना सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं 260 की, तो 260 में फिर वही 3 अंक हैं, 2 + 6 + 0 यानी कि 8, और 8 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। चाहे तो आप इसको समझ लीजिए बट्टों में कह सकते हैं, भिन्न रूप में आने वाला है, नहीं तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि 8 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। अब नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट और डाला है, इस नियम की आवश्यकता पढ़ने पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। इसका मतलब समझे, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे है 99,999, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी संख्या है और हमें इसको जांचना है कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो जोड़ेंगे, जोड़ करके संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, 45। अब 45 में 3 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम इन दोनों अंकों को भी जोड़ सकते हैं, 4 और 5 को जोड़े, यानी कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं अंकों को जोड़ने की। तो जब जोड़ा तो क्या आया, 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना। चलें अगले कदम की ओर, जो कि है 4 से विभाज्यता की। तो 4 से विभाज्यता में जैसे कि हम इसकी थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं 2 से। याद कीजिए 2 से विभाज्यता हमने इकाई का स्थान देखा था, ठीक है ना, और 4 से विभाज्यता में इकाई और दहाई दोनों स्थान दिखे जाएंगे। देखिए इकाई और दहाई दोनों के स्थान, अर्थात अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 212 है, ठीक है, तो कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की, और हमें इसकी जांच करनी है 4 से विभाज्य है या नहीं। तो केवल अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई, अर्थात 12 को चेक करेंगे। अगर 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या यानी कि 212 विभाज्य होगी। तो यहाँ देख पा रहे हैं 12 में 4 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है ना, 3 दफ़ा जा रहा है, तो ये 4 से विभाज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं 1936, तो यहाँ पर पे हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई का, और 36 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये भी 4 से विभाज्य है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है 7019, और यहाँ पर भी हम केवल अंतिम 2 स्थान कौन कौन से, 19 पर ध्यान देंगे। और 19 में जब हमने 4 का भाग दिया तो हम जानते हैं 4 के पहाड़े में 20 होता है, 4 के पहाड़े में 16 होता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 19 नहीं होता, अर्थात पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला, अर्थात ये 4 से विभाज्य नहीं है। पूरी संख्या चेक हमने केवल 19 को किया और पूरी संख्या के लिए बता दिया कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला। आ रहा है ना समझ में, कितना छोटा सा, जहाँ ना हमें पूरा भाग देना पड़ता, बस ये इतना सा देखने से हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि 4 का भाग नहीं जाने वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 5 पर, 5 से विभाज्यता। इसका तो हमने पूर्व में कई बार जिक्र किया, याद है ना आपको, अर्थात हमने बात की थी कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, क्योंकि 5 के पहाड़े में होता क्या है, 5 के पहाड़े में हमें अच्छे से याद है 5, 10, 15, 20, 25, 30, याद आ रहा है ना, इकाई के स्थान पर 5 5, इकाई के स्थान पर 0 0 0, तो या तो 5 होता है या 0 होता है, तभी तो 5 का भाग जाता है ना। तो यहाँ पर बस यही बात ध्यान रखनी है, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो आप सिर्फ इकाई का स्थान लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और यहाँ पर इकाई के स्थान पे कौन सा है, 0 है, तो इकाई के स्थान 0 होने पर क्या होता है, बिल्कुल 5 का भाग जाने वाला है। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 4, तो क्या 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये भी 5 का भाग नहीं जाने वाला। चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है 6 से विभाज्यता। तो 6 से विभाज्यता के लिए हम जानते हैं 6 अपने आप में 2 और 3 का क्या होता है, गुणज होता है, या यूँ कह लीजिए कि 2 और 3 6 के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो बस करना क्या है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, स्वतः ही उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। तो सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो बात हुई तो जो 2 और 3 से विभाज्य हो, बिल्कुल। अब जो 2 से विभाज्य होती है, हमने उसको क्या नाम दे रखा है, हमने उसे नाम दे रखा है सम संख्या। तो नेक्स्ट क्या बात आई, 3 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य को हम सम संख्या भी तो कहते हैं ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब भी कोई संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वो 6 से विभाज्य है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा उसके इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर पे 0, 2, 4, 6, 8 के अतिरिक्त कोई संख्या है तो आप
बेझिझक बोल दीजिएगा कि इसमें 6 का भाग नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके अतिरिक्त जो भी होगा अर्थात 1 3 5 7 9 होगा तो वहाँ वो अपने आप में 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो हमें 3 से विभाज्यता को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो पहले से ही हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो सम संख्या है। अब आपको 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा किसका भाग देंगे हम, 3 का। और 3 का भाग भी हम नहीं देते, हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप 1 + 2 + 0 किया तो कितना आया, 3, और 3 में 3 का भाग जाता है, अर्थात 120 6 से विभाज्य है। 2 और 3 तीनों चेक किए ना हमने, दोनों चेक किए ना हमने, ठीक है। ऐसे ही 308, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 8, सम संख्या है। अब हमें क्या जांचना है, 6 से विभाज्यता के लिए 3 से भाग देना, जाता है या नहीं जाता। और 3 से भाग के लिए हमें इन सभी अंकों को योग करना है। तो 3 + 0 + 8 कितना हुआ, 11, और 11 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है ना। तो इसका मतलब ये तो संख्या 6 से विभाज्य और ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। आ रही है ना बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि है 7 से विभाज्यता। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 7 से विभाज्यता आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, एक बोनस टिप है आपके लिए। क्यों, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब हम 2 3 4 5 6 8 9 10 11 का जिक्र करें तो 7 को क्यों छोड़ा जाए, 7 की विभाज्यता को भी जान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे इस पर आधारित सवाल नहीं आने वाले आपकी पाठ्य पुस्तक में, लेकिन मुझे लगा कि इसको जोड़ लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अपने इस टॉपिक के साथ जोड़ लिया। तो आप इसको समझना फिर भी ध्यान से, ठीक है ना। अब 7 से विभाज्यता के लिए बहुत सिंपल सा है, आपको जो भी संख्या दी जाएगी, ठीक है, उसमें क्या करना, उसका इकाई का अंक को अलग कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 672 में इकाई का अंक अलग कर दिया तो क्या बच गया, केवल 67 बच गया, ठीक है। इकाई के अंक को अलग कर दो यानी कि 37, इकाई के अंक को अलग कर दो यानी कि 81। आ रहा है ना समझ में। अब इकाई के अंक को अलग करने के बाद क्या करना है, इकाई के अंक को अलग करने के बाद में ये देखिए 2 है, 2, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 2, यानी कि इकाई के अंक को अलग ले जाएं और उसको फिर 2 से गुणा कर दें। दिखा पा रहे हैं आप, 2 2 2 से गुणा हो रहा है, और फिर इसको जो बची हुई संख्या थी उसमें से घटा दें। पढ़ते हैं वापस से, अंतिम अंक के 2 गुने, अंतिम अंक का 2 गुना, 2 से गुना हो रहा है ना, ये दुगने को बाकी शेष बचे अंकों से बनने वाली संख्या, बाकी शेष बच गए यहाँ पे कौन से, 67 37 और 81, उसमें से घटाने पर प्राप्त जो मान आएगा वो अगर 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे देख पा रहे हैं 67 में से 2 को 2 से गुणा कितना आया, 4, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 67 में से 4 को घटाया तो कितना आया, 63, ठीक है। और 63 में फिर 7 का भाग जाता है, पूरा जाता है ना 9 दफ़ा। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या यानी कि 672 में भी 7 का पूरा भाग जाने वाला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं 371 पे। तो 371 में 1 को अलग कर दिया और 1 को क्या किया, 2 से गुणा किया तो क्या बन गया, 2, और 37 में से 2 को घटाया तो क्या आया, 35, ठीक है। और 35 में फिर किसका भाग दिया, 7 का। विभाज्य तो हम 7 की जांच रहे हैं ना, तो 7 से भाग देंगे। तो 7 से जब पूरा भाग जा रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य है, ठीक है। पूरा भाग जाएगा तो 7 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने 2 को अलग किया और 2 से गुणा किया। नियम तो कहते हैं ना 2 से गुणा करो चाहे जो भी अंक हो। तो 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 4, 81 में से 4 घटाया तो 77, और 77 में 7 का भाग 11 दफ़ा जाता है, पूरा जाता है ना। तो इसका मतलब 812 भी 7 से विभाज्य है। चले अगले बिंदु की ओर, जो कि है हमारा 8। अंतिम 3 अंकों को देखेंगे, ठीक है। जो भी संख्या दी होगी उसके अंतिम 3 अंकों को देखेंगे और उन अंतिम 3 अंकों को 8 से भाग देकर देखेंगे। अगर पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में, ठीक है ना, पूरी संख्या में भाग जाएगा किसका, 8 का, ठीक है ना। और अगर नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर 9216 में अंतिम 3 अंक कौन से हुए, बिल्कुल 216 हुए। और 216 में जब हमने 8 का भाग दिया तो 27 दफ़ा, यानी कि पूरा भाग गया। तो इस पूरी 9216 में 8 का भाग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 2104, जिसको 2104 भी कहते हैं, अंतिम 3 अंक 104, इकाई, दहाई और सैकड़ा। हमने पूर्व में 2 में जब भाग दिया तो इकाई का स्थान देखा था, 4 में इकाई और दहाई का देखा था, और 8 में इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों स्थान देखे थे। तो यहाँ पर 8 का भाग दिया, पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब 2104 यानी कि 2104 में 8 का पूरा भाग जाने वाला है। आगे चलते हैं, ये संख्या है हमारी
2,16,302 और यहाँ जानना चाह रहा है कि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है नहीं जाता, तो हम पूरे में भाग न दे करके केवल अंतिम 3 जो कि है 302 उसमें 8 का भाग देके देखेंगे, लेकिन ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाने वाला है। आ रहा है ना समझ में? तो चलते हैं हम अगले बिंदु पर जो कि है 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता में भी क्या करना है, 9 से विभाज्यता में जैसे हमने पूर्व में 3 से विभाज्यता के लिए किया था कि सभी अंकों को जोड़ा था और चेक किया था कि योग 3 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, हमें सभी संख्या के अंकों को योग करना है और जो योग फल आएगा उसको जांचना है वो 9 से भाग जाता है या नहीं जाता। और इसमें भी हम रिपीटेशन कर सकते हैं जैसे हमने 3 में किया था। देखिए सवाल है हमारे पास पे 1629, तो यहाँ पर क्या करना है, सभी अंकों को योग कर देना। 1 + 6 + 2 + 9 जो कि क्या आया 18, और 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 1629 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलें आगे। अगला संख्या हमारी 2215, इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, चारों अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर मान कितना आया 10, और 10 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसका मतलब इस संख्या जो कि 2215 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब हमारा है अंतिम बिंदु। अंतिम तो नहीं है क्योंकि हमें 11 तक बात करनी है, तो ये अंतिम से ठीक पहले का बिंदु है जो कि 10 से विभाज्यता। इसमें तो मुझे लगता नहीं है आपको बताने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि 10 से विभाज्यता के लिए हमें 10 का पहाड़ा बहुत मदद करने वाला है। याद कीजिए 10 का पहाड़ा 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल, प्रत्येक में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। और अगर हम 10वें स्थान तक भी जाएं तो बेशक 2 शून्य आ रहे हैं, लेकिन इकाई के स्थान पर तो यहाँ पर भी शून्य है ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया अंतिम अंक यानी कि इकाई का स्थान क्या हो, शून्य हो। तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे शून्य है तो यहाँ पे 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 1 है इकाई के स्थान पर 1 है तो 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और 5 है तो 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब है हमारा अंतिम बिंदु जो कि है 11 से विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता के लिए आप देख पा रहे हैं कुछ लंबा चौड़ा सा लिखा है, पर डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंबा चौड़ा दिखने में लंबा चौड़ा है लेकिन इतना कठिन नहीं है। इसमें करना क्या है, सिंपल, हमारे पास जो भी संख्या दी होगी अधिकतर वो आपको 3 अंकों तक की तो दी होगी, है ना। ऐसा तो लगता है क्योंकि 3 अंकों से छोटी होगी तो हम स्वतः ही 11 का भाग देके देख लेंगे। 3 से ज़्यादा होगी यानी कि बड़ी संख्या होगी, तभी तो हमें ये सब नियम लगाने में आसानी रहने वाली है ना। तो ऐसे में क्या करना, आप इन अंकों को विभाजित कर लेना। कैसे करना देखिए आप, जैसे मैं करने वाली हूँ। ये लिखा 1 2 3 4 5। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? बिल्कुल, मैंने यहाँ दाएं स्थान से इनकी मार्किंग की है, इनको नंबरिंग करी है, इनको नंबर दिए हैं। पहले इकाई के स्थान को 1 नंबर दिया है, दहाई के स्थान को 2 नंबर दिया है, सैकड़े के स्थान को 3 नंबर और उससे अगले को 4 नंबर। समझ में आ रहा है ना, एक अंक ऊपर और एक नीचे। तो आप ध्यान से देखें अगर हम, तो 1 3 5 जो कि क्या है, विषम अंक है, और 2 4 क्या है, सम अंक है, ठीक है ना। अर्थात एक छोड़कर एक, कैसे भी समझ लीजिए आप। तो ऐसे में करना क्या है, विषम वाले स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ दीजिए और सम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ किया गया 9 8 6 को जोड़ दिया ना। दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग कर लीजिए और सम स्थानों का भी अंकों का भी योग करना है, अर्थात 0 और 1 का योग कर लीजिए। कर लिया, जो कि क्या स्थान है, सम स्थान है, ठीक है। और फिर इनको घटा दीजिए। तो अगर हम ध्यान दें 9 8 कितने होते हैं, 17 17 और 6 23, और इधर इनको योग किया तो कितना आया 1, और 23 में से 1 घटाए तो 22। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर क्या करना, जो अंक आया घटाने पर हमारे पास में शेषफल जो आया उसमें 11 की विभाज्यता जांचनी है। 22 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या जो कि है 61,809 में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाने वाला है। एक और सवाल को अच्छे से समझते हैं ताकि हमें असुविधा ना हो। क्या करना है, ये जो भी संख्या दी गई है, इकाई के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 2 3 4, कुछ समझ में आ रहा है ना। ऊपर नीचे थोड़ी सुविधा हो जाती है। अब ऊपर वाले अंक क्या है, 1 और 0, इनको जोड़ लिया, और नीचे वाले 8 और 5, इन दोनों को जोड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा क्या ऐसे ही घटाना है? नहीं बच्चों, हम इसकी बजाय अंतर शब्द काम में ले सकते हैं। अंतर का मतलब यहाँ पर अगर सम स्थान के अंकों का योग बड़ा है और विषम स्थानों के अंकों का योग कम है तो उसमें से घटा दीजिए, और अगर दाएं स्थान के अंकों का योग बड़ा है और विषम स्थानों के अंकों का योग बड़ा है और सम स्थानों के अंकों का योग
कम है तो उसमें से घटा दीजिए। कुल मिलाकर के अंकों के योग आने पर पे जो मान बड़ा आ रहा है उसमें से छोटे वाले मान को घटा देना है, ठीक है ना। कोई निश्चित नहीं है कि विषम में से सम को घटाए, विषम के अंकों का योग में से सम के अंकों का योग घटाएं या सम के अंकों में से विषम के अंकों का योग घटाएं। आपको तो केवल बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है, ठीक है ना। और फिर 11 का भाग चेक करना है। तो यहाँ पर पे आप समझ पा रहे हैं 1 और 0 को जोड़ा तो कितना आया 1, और 8 और 5 को जोड़ा तो कितना आया 13, और 13 में से 1 घटाया, ये गलत है। 13 में से कितना घटाया 1, यहाँ पर पे नहीं है। 13 में से 1 घटाया तो कितना आया 12, और 12 में फिर हम बात करते हैं 11 के भाग की, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला, अर्थात इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाने वाला और इसमें जाने वाला। आ रही ये बात समझे। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ कभी कभी तो केवल पीछे के अंकों को देख करके निष्कर्ष निकाल लिया, और कभी कभी योग करके निकाला, और कभी कभी हमें थोड़ा सा भाग भी देना पड़ा। तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी संख्या में भाग देने की वजह छोटे से स्थानों में अगर हमने भाग दे दिया तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, ठीक है ना। और जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तब तो आप चुटकियों में सवाल हल कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को मैंने पूरा सारणीबद्ध कर दिया है ताकि आप इन सबको नोट डाउन करने के बजाय उस सारणी को ही नोट कर लें, ठीक है ना। तो देखिए वो सारणी क्या है। एक संख्या विभाज्य है। कैसे विभाज्य है? 1 से विभाज्य। 2 से कहाँ तक ले ली हमने बात? 11 तक की। 11 तक की चर्चा की थी ना। तो 1 से विभाज्य तो हम जानते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या 1 से विभाज्य होती है, याद की बात की थी ना हमने पूर्व में। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 से हमने क्या बात की थी? केवल अंतिम अंक देखना है, यानी कि इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो वो 2 से विभाज्य है, पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। साथ ही साथ 3 की बात करें, यदि अंकों का योग, ठीक है ना, जो भी संख्या दी होगी उसमें अंक जितने भी होंगे, 3 अंक 4 अंक 6 अंक जितने भी अंक होंगे उन सबको जोड़ देना है और 3 का भाग देना है। अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है, और नहीं जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में 4 की बात करें तो अंतिम 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक देखा था, अब 2 अंक देखे थे, ठीक है, और वो 4 से अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है ना। चलते हैं 5 की ओर। 5 के लिए हमने केवल अंतिम अंक देखा था, 0 या 5 हो। अगर 0 है तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर 5 है तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या हुई तो 5 का भाग नहीं जाने वाला, आवश्यकता ही नहीं है देखने की। अगर 0 5 नहीं है तो भाग भी नहीं जाने वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जो कि 6 से। तो 6 से के लिए याद कीजिए हमने बात की 2 और 3 दोनों से चेक होना चाहिए, याद है ना। तो इसको हमने ये भी कहा था कि सम संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि सम संख्या हम जानते हैं 0 2 4 6 8 अंक होने चाहिए इकाई के स्थान पर, ठीक है। चलें आगे 7 से। तो 7 से के लिए मैंने आपको बताया था ये हमारा एक्स्ट्रा बोनस बिंदु है। इसमें हमने क्या किया था याद कीजिए, इकाई के स्थान को अलग ले गए थे और इसको 2 से गुणा कर दिया था, और चूंकि इकाई का स्थान तो चला गया था तो बाकी बचे अंकों की संख्या में से हमने क्या किया था, उस दुगने को घटा दिया था, और फिर उसमें चेक किया था 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो याद कीजिए अंतिम अंक को 2 से गुणा किया था और शेष बचे अंक में से उसको घटा दिया था, और फिर जो मान प्राप्त हुआ था उसमें 7 का भाग दिया था, याद आ रहा है ना। ऐसे ही 8 की बात करते हैं। तो 8 में हमने कितने अंक देखे थे? अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, और फिर देखा था उसमें 8 का भाग जाता है या नहीं जाता। अगर उन तीनों में भाग 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग जाने वाला है, ठीक है ना। चलते हैं अगले बिंदु पर जो कि है 9 से। तो 9 में भी हमने वही 3 वाली बात करी थी, याद है ना आपको। क्या? सभी अंकों का योग कर दीजिए, और अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाने वाला है। नेक्स्ट बिंदु 10 0, याद आ रहा है ना। तो अंतिम अंक 0 है तो हो जाएगा, और 11 में थोड़ा सा हमने मेहनत करी थी। क्या? 1 2 3 4, याद आ रहा है ना। तो इसमें क्या किया था? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर लिया था। यहाँ पर पे आप अंतर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अंतर ले लिया था जो भी ज़्यादा था, और अंतर घटाने के बाद में जिसमें पूरा पूरा अगर 11 का भाग जा रहा है तो 11 से विभाज्य है, याद आ रहा है ना। इसको अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो ध्यान दें भाई, 1 का जिक्र तो अब हमें करने की आवश्यकता नहीं, 1 से में तो सबका भाग जाता है। अगर ध्यान से देखें 2 4 और 8 जो कि वास्तव में क्या है? 2 के गुणज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हमने 2 की बात हुई थी तो अंतिम 1 अंक देखा था, ठीक है। 4 की बात हुई तो अंतिम 2 अंक देखे थे, समझ में आ रहा है ना। 2 में केवल 1 अंक और 4 में 2 अंक। अब आप समझ गए होंगे 8 में
अंतिम 3 अंक, बिल्कुल अंतिम 3 अंक है तो 8 से विभाजित, याद करने में सुविधा हो जाएगी ना। चलिए अब बात करते हैं 3 की। तो 3 और 9 में भी कुछ खासियत है, मैं देखो इनको अलग से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, 3 और 9। अगर ध्यान से देखें तो 3 और 9 भी लगभग एक ही श्रेणी के, क्योंकि 6 तो क्या हो रहा है, देखो 2 4 6 भी होता है, लेकिन 6 क्या हो रहा है, 6 में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, यानी कि 2 की खासियत लेके बैठा है और 3 की, इसलिए इसको 6 को एक बार साइड पे रखते हैं। हम बात करते हैं 2 4 8 की तो कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं 3 और 9 की। तो 3 में क्या किया था, हमने अंकों का योग किया था, और ध्यान दें 9 में भी हमने अंकों का योग किया है। तो 3 और 9 की तो हमारे पास में खासियत सेम आ गई, क्या, अंकों का योग कीजिए, 3 की बात करनी तो 3 से जांच कर लिया और 9 की बात करनी तो 9 से जांच ली भाग दे करके, ठीक है ना। तो ये भी सेम हो रहे हैं, आ रही है। ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। अब बात करते हैं 5 और 10 की, जो कि एक ही जाति के है ना, अर्थात 5 के गुणज हैं। तो 5 में हमने क्या किया था, ध्यान दें, इकाई के स्थान पर 0 या 5, और 10 में भी हमने क्या दिखा था, इकाई के स्थान पर 0। हो रहा है ना कुछ कुछ सेम सेम, ठीक है। अब हमने 2 की बात कर ली, 3 की कर ली, 4 की कर ली, 5 की कर ली, 6 की कर ली, 8 की भी कर ली, 9 की भी कर ली और 10 की बच कर ली। अब बचा कौन, अब बचे हमारे 7 और 11। 7 और 11, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, 7 और 11। तो ये अपने आप में थोड़े से अलग भी हैं, याद है ना। 7 में हमने, चूंकि किताब में ही नहीं है तो ये तो नोट कर ही लेना आप, क्योंकि हमने नई चीज़ सीखी है। तो यहाँ पर तो आप इसको नोट कर लेना कि अंतिम अंक को अलग करके घटाना है, याद है ना, उसको वो वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। और 11 में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो केवल ये 2 पे ही तो मेहनत करनी होगी, बाकी तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने कैसे कैसे इनके जोड़े बना दिए, तो हमें जब भी सवालों को हल करना होगा उन चीज़ से लिंक करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सारणी आपको आगे भविष्य में 2 से लेकर कम से कम 11 तक के अंकों का भाग देने में बहुत सहायता करने वाली है। तो समझ में आया ना कैसे हमने खेलते खेलते ही विभाज्यता के बहुत बड़े नियमों से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए, धन्यवाद।